हेलो एवरीवन। प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर राइस की डिजीज़ चल रही थी, जिसके अंदर ब्लास्ट डिजीज़, शीथ ब्लाइट और ब्राउन स्पॉट, ये 3-4 डिजीज़ अपने कर चुके थे राइस की। अपनी आज की नेक्स्ट डिजीज़ है राइस टुंगरो डिजीज़। राइस टुंगरो डिजीज़ आप याद रखना, ये वायरल डिजीज़ है राइस की। अपने पहले फंगल डिजीज़ पढ़ चुके थे और बैक्टीरिया की भी एक डिजीज़ पढ़ चुके थे राइस के अंदर। आज बात करेंगे वायरल डिजीज़ की, जो कि है राइस टुंगरो डिजीज़। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं राइस टुंगरो डिजीज़। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि यह एक वायरल डिजीज़ है। तो इसके वायरस का नाम क्या है, राइस टुंगरो बेसिलीफोम वायरस, और दूसरा होता है राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। मतलब लगभग दो वायरस मिलके इस डिजीज़ को कोज करेंगे। ठीक है, तो अगर मतलब आपसे इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है तो आप दोनों का ही नाम लिखोगे, राइस टुंगरो बेसिलीफोम वायरस एंड राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। अब स्फेरिकल और बेसिलीफोम में क्या अंतर है इसका, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इनकी स्ट्रक्चर वायरस की। ये देखिए, ये जो है, ये इधर मैंने इसका मेंशन किया है इसके अंदर। ये जो है इस शेप को ही बोला गया है बेसिलीफोम। ये होगा बेसिलीफोम वायरस, ये होता है स्फेरिकल वायरस, जो कि गोल गोल दिखेगा अपने को, वो होगा स्फेरिकल। और जो ऐसे रोड शेप का रहेगा वो थोड़ा होगा बेसिलीफोम वायरस। ओके, यही इनमें डिफरेंस है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले सिम्टम्स, मतलब इस रोग के क्या क्या लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके सिम्टम्स, जो नर्सरी होती है राइस की उसके अंदर और जो मेन फील्ड होता है उसके अंदर, दोनों में दिखेंगे। नर्सरी में भी आएंगे और मेन फील्ड के अंदर भी आएंगे। ठीक है, दोनों में अपने को दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेन फील्ड में ही लगेगा यह रोग, नर्सरी में भी लग जाता है। ठीक है, प्लांट्स आर मार्कली स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब प्लांट जो है वो छोटे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से। ठीक है, लीव शोज येलो टू ऑरेंज डिस्कलरेशन। येलो टू ऑरेंज डिस्कलरेशन मतलब जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की नहीं रहेगी, उसमें येलो टू ऑरेंज कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब येलोनेस आ जाती है, पीली पीली पड़ जाती है पत्तियाँ। ठीक है, और इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाता है। इंटरवेनियल क्लोरोसिस कौन सा होता है, क्लोरोसिस का तो आपको पता है बच्चों, आप बार बार पढ़ चुके हो कि पीलापन आ जाना पत्ती के ऊपर, जो मतलब ग्रीन पार्ट होता है वो अपना कलर लॉस करने लग जाता है, और जो ग्रीन पार्ट है वो लॉस होके येलो में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसी को क्लोरोसिस बोला जाता है। ठीक है, और इंटरवेनियल क्लोरोसिस क्या होती है, जो वेन्स होती है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाएगी, उसी को इंटरवेनियल क्लोरोसिस बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, यंग लीव्स आर समटाइम्स मोटल्ड वाइल रस्टी स्पॉट अपीयर इन ओल्डर लीव्स। जो मतलब यंग लीफ होगी, जो मतलब जो न्यू पत्तियां होंगी, यंग जो पत्तियां होंगी, उसके अंदर क्या है, मोटलिंग देखने को मिलेगी अपने को, और उसके ऊपर जो पुरानी पत्तियां होती है उसके ऊपर रस्टी स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, जो पुरानी लीव्स होंगी उनमें, और यंग लीव्स होंगे वो उनके ऊपर क्या है, मोटलिंग हो जाएगी। तो अब मोटलिंग क्या होती है वो बताती हूँ मैं आपको, कि पौधे के ऊपर क्या होता है कि जो मतलब थोड़ा छोटा एरिया या फिर बहुत बड़ा एरिया, मतलब या तो थोड़ा सा पार्ट उसका, या फिर थोड़े ज़्यादा एरिया के अंदर क्या है, डिस्कलरेशन होने लग जाएगा पत्ती के ऊपर, मतलब कि वो अपना कलर लॉस होने लग जाता है, और इरेगुलर शेप के उसके ऊपर जो धब्बे से हैं वो पड़ जाएंगे। ठीक है, उसी को मोटलिंग बोला जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आया है मोटल लीफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टिलरिंग इज रिड्यूस्ड विद पुअर रूट सिस्टम। जो टिलरिंग होती है, टिलरिंग आपको पता है कि राइस के खेत में मतलब जो टिलर्स आते हैं, जो मतलब अलग जो राइस में व्हीट में आपको पता है कि टिलर्स निकलते हैं, तो वो जो टिलरिंग होगी उसके ऊपर जो रूट सिस्टम है वो पुअर हो जाता है, मतलब रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है
जो पेनिकल है वो भी सही से पेनिकल का फॉर्मेशन भी सही से नहीं होगा। जो पेनिकल बनता है पौधे के ऊपर, तो वो उसका साइज़ कम हो जाता है। और अगर मतलब कि वो बनता है तो उसका साइज़ बिल्कुल छोटा रहेगा या फिर बोना रह जाएगा, ठीक है। और जो दाना है वो नहीं बन पाएगा। तो पेनिकल ही अगर अपना ख़राब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि दाना नहीं बन रहा उसके अंदर, और दाने की क्वालिटी अगर बन भी जाता है तो उस दाने की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाता है और चेफी ग्रेन हो जाता है, ठीक है। मतलब दाने की जगह जो मतलब भूसा सा है वो निकलने लग जाएगा दाने का, ठीक है। तो इसी को बोला गया है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हो गए, राइस के खेत में अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, अपनी बात करते हैं पैथोजन की। पैथोजन क्या है इसका, आपको पता है कि वायरल है ये डिजीज़, ठीक है। तो 2 टाइप के वायरस इसको इन्फेक्ट करेंगे, मोर्फोलॉजिकली अनरिलेटेड। मतलब मोर्फोलॉजिकली आपको पता है कि दोनों की शेप है, जो मोर्फोलॉजी है उनकी आउटर जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। एक तो होता है, आपको दिखा चुकी हूँ मैं पहले, बेसिलिफूम वायरस होगा। और एक जो बेसिलिफूम वायरस रहता है उसका जो मतलब उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पता है कि जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा, उसके 2 स्ट्रैंड्स होंगे, उसी को डबल स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है। एंड्राइस टुंगरू स्फेरिकल वायरस। स्फेरिकल वायरस के अंदर क्या होगा कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो अगर मतलब यहाँ से आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो टुंगरो डिजीज़ फैलाता है, तो जो वायरस रहता है डबल स्टैंडर्ड कौन सा होगा और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन सा होगा, मतलब वायरस के बारे में पूछ सकते हैं। जो स्फेरिकल वायरस होगा वो कैसा होगा, तो उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। और जो मतलब बेसिलिफॉर्म वायरस होगा उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये होगी पैथोजन की बात। अब अपने देखते हैं इसका लाइफ साइकिल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो जितने भी बच्चों वायरल डिजीज़ है, तो वायरस अपने आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर, उसको किसी अदर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसको ट्रांसफ़र करे। तो कोई भी मतलब जिसको अपने बोलते हैं वेक्टर, जो कि इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है आगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर। तो इसका जो ट्रांसमिशन है मेनली किसके द्वारा होता है, लीफ होपर के द्वारा। लीफ होपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसका कि साइंटिफिक नेम है नेफोटिटिक्स वायरुसेंस, ठीक है। तो जो लीफ ऊपर है वो इसके वेक्टर का काम करता है। मतलब जो वायरल डिजीज़ है वो अपने आप तो ट्रांसफ़र होगी नहीं, तो उसको मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलने के लिए कि कोई ना कोई वेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वेक्टर यहाँ कौन सा होगा, लीफ ऊपर, ठीक है। जो लीफ ऊपर होते हैं उसके मेल्स, उसकी फीमेल्स, उसका नीम्फ, तीनों ये क्या है डिजीज़ को आगे फैला सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है। द इंसेक्ट कैन ट्रांसमिट द डिजीज, ठीक है। बोथ द पार्टिकल्स आर ट्रांसमिटेड सेमी परसिस्टेंटली। एक वर्ड आया है बच्चों यहाँ पे, सेमी परसिस्टेंट। बच्चों 3 टाइप के वायरोलॉजी में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के टर्म्स आते हैं। एक तो आता है परसिस्टेंट, एक होता है सेमी परसिस्टेंट, और एक होता है परसिस्टेंट प्रोपेगेटिव। तो सेमी परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यह वेक्टर जो है, जो इंसेक्ट है ये क्या करेगा, फीड करेगा प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसके ऊपर इसने फीड किया, तो वहाँ से वायरस इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है। तो वो वायरस क्या होगा कि 10 to 100 आवर्स तक, मतलब 10 से 100 घंटे तक उसके बॉडी में बना रहेगा, और वो इसको आगे कोज कर सकता है विद इन द 3 to 4 डेज के अंदर। और बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वायरस का जो मतलब इन्फेक्टिविटी है, मतलब कि आगे जो इन्फेक्शन कोज करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है सेमी परसिस्टेंट, मतलब वो मतलब कम टाइम के लिए उसके अंदर बना रहेगा वेक्टर के ऊपर, ठीक है, वेक्टर के अंदर। और परसिस्टेंट क्या होता है,
कि वो जैसे मतलब उसने इन्फेक्टेड प्लांट्स पे फीड किया और फीड करके, और वो अगर हाथों हाथ उसने दूसरे प्लांट के ऊपर डिजीज़ फैला दी तो फैला दी, अदरवाइज वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। उसी को परसिस्टेंट बोला जाता है। और परसिस्टेंट प्रोपेगेटिव क्या होता है कि कोई भी जैसे वेक्टर है उसने फीड किया प्लांट के ऊपर, और जो वायरस है वो एंटर कर गया वेक्टर की बॉडी के ऊपर, वेक्टर की बॉडी के अंदर, तो वो अंदर जाके क्या होगा कि सर्कुलेट करने लग जाएगा और आगे से आगे मतलब प्रोपेगेट होना शुरू हो जाता है वेक्टर की बॉडी के अंदर, और वो वेक्टर को प्लस प्लांट को दोनों को डिजीज कोज करता है। ठीक है, ये इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इन द वेक्टर द पार्टिकल आर नॉन सर्कुलेटिव एंड नॉन प्रोपेगेटिव। नॉन सर्कुलेटिव मैंने बता दिया कि ये जो इंसेक्ट की बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा, ना ही प्रोपेगेट करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर जो ये प्लांट इन्फेक्टेड विद RTSV अलोन मे बी सिम्टमलेस। मतलब अगर प्लांट इन्फेक्ट हो रहा है सिर्फ अकेले RTSV से, मतलब कि राइस टुमरोस्फेरिकल वायरस से अगर इन्फेक्ट हो रहा है तो वो सिम्टम कोज नहीं करेगा प्लांट के अंदर। ठीक है, सिम्टमलेस होगा वो प्लांट के अंदर। ये दो वायरस से कैसे मतलब इन्फेक्शन होगा इसका, इसीलिए मतलब अगर सिंगल वायरस उस पर इन्फेक्शन कर रहा है तो वो ज़्यादा उस पर डिजीज़ कोज करने की उसकी कैपेसिटी है वो कम होती है। वो दोनों मिलके ही इस डिजीज़ को कोज करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, और एग्जिबिट ओनली माइल्ड स्टंटिंग। अगर मतलब ये स्फेरिकल वायरस होगा तो मतलब थोड़ा बहुत अपने को स्टंटिंग देखने को मिल सकती है पौधे के ऊपर, बाकी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर ये वो बोलते हैं ना एक से भले दो, तो ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होगा प्लांट के ऊपर और प्लांट को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और जो RTBV है मतलब बेसिलिफॉर्म वायरस होगा जो इन्हेंस द सिम्टम्स काज्ड बाय RTSV। मतलब RTSV ने थोड़ा बहुत सिम्टम कोज किया, फिर RTBV आया तो उसने उस सिम्टम्स की रेट को बढ़ा दिया और धीरे धीरे पूरे प्लांट में फैल गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, RTSV कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट इंडिपेंडेंटली ऑफ RTBV, बट एक्विजिशन ऑफ द RTBV इज डिपेंड ऑन द RTSV। मतलब जो उसका इन्फेक्शन है वो पूरा RTBV का RTSV डिपेंड होता है। मतलब दोनों मिलके ही यह एक क्या है कि हेल्पर वायरस की तरह काम करता है RTSV RTBV के लिए। ठीक है, मतलब दोनों मिलके ही इस डिजीज़ को कोज करेंगे। बोथ द वायरस थ्राइव्स इन द राइस एंड सेवरल वीड होस्ट। मतलब जो बहुत सारे इनके वीड होस्ट भी होते हैं उनके ऊपर ये बने रहते हैं। ठीक है, विच सर्व्स द सोर्स ऑफ इनोकुलम। मतलब जो निवेश द्रव्य होगा उसका काम करेंगे ये दोनों मिलके। ठीक है, और या फिर रेटून फ्रॉम इन्फेक्टेड राइस स्टबल। और जो रेटून होते हैं जो इन्फेक्टेड जो राइस का प्लांट था उसके, ठीक है, तो उसके थ्रू भी ये वायरस फैल सकता है। ठीक है, उसके जो मतलब इन्फेक्टेड प्लांट्स थे जो, या फिर रेटूनिंग थी। रेटून तो आपको पता है जो मतलब काट लिया जाता है पौधे को, तो उसके जो पौधे से न्यू पौधा जो बनता है उसी को रेटून बोला जाता है। ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड पौधा था, ठीक है, वहाँ क्या है कि रिजर्वोयर का काम करता है। मतलब उसके ऊपर राइस जो मतलब सॉरी वायरस है वो बना रहेगा और जैसे न्यू क्रॉप आएगी तो उसके अंदर आगे फैलता जाता है। ठीक है, द डिजीज इंसिडेंस डिपेंड ऑन द राइस कल्टीवार। राइस जो इंसिडेंस है डिजीज़ का वो राइस कल्टीवार पे डिपेंड होगा। ठीक है, और टाइम ऑफ प्लांटिंग। मतलब कि अगर अपने डिजीज़ फ्री अगर अपने ले रहे हैं अपने जैसे मतलब कोई भी वेराइटी, तो उस पर डिजीज़ नहीं आएगी। लेकिन मतलब बहुत सारी ससेप्टिबल वेराइटीज़ होती है उस पर ज़्यादा डिजीज़ फैलेगी। ठीक है, और मतलब टाइम ऑफ प्लांटिंग के अंदर अपने अगर चेंज कर देंगे उसमें, मतलब अगर उस टाइम इंसेक्ट वगैरह नहीं आ रहा तो वो भी डिजीज़ को मतलब कोज होने से अपने बचा सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ द वेक्टर एंड फेवरेबल वेदर कंडीशन। तो ये सब क्या है डिजीज़ के लिए, डिजीज़ को कोज करने में हेल्प करती है। वेदर कंडीशन हो गई उसका, और फिर मतलब कब इन्फेक्शन हो रहा है किस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें मिलके डिजीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ से।
ये देखो बात की थी कि क्लोरोसिस हो जाएगा पत्ती के ऊपर, और पत्ती जो है वो स्टंटेड हो जाएगी, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से जो पत्ती होती है वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ठीक है। और इस तरह से येलोनेस आ जाती है पत्ती के ऊपर। अपने को फील्ड में इस तरह से ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, मतलब पूरे पौधा मतलब ऐसे पीलापन सा दिखाई देगा पौधे के अंदर। और ये मैंने आपको होपर दिखाया हुआ है, ग्रीन लीफ होपर, ठीक है। और ये वायरस की बात की, वायरस का मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल वायरस है और ये बेसिलीफॉर्म वायरस है, ठीक है। इन दोनों को आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट किया जाए इस डिजीज़ का, ठीक है। फर्स्ट तो है फील्ड सैनिटेशन, मतलब फील्ड को पूरी तरह से साफ़ करना चाहिए। अगर उसमें वीड्स वगैरह है तो उनको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीडोस, क्योंकि इन्हीं पे वो वायरस बना रहेगा, इसलिए इन सबको रिमूव करना चाहिए ताकि आगे पौधे में नहीं फैले वो डिजीज़। फिर है ग्रो टोलरेंट कल्टीवार। बच्चों दो वर्ड बार बार आपके आ रहे हैं, एक तो होता है रेजिस्टेंट, एक होता है टोलरेंट। तो टोलरेंट कल्टीवार किसको बोलते हैं? टोलरेंट कल्टीवार वो कल्टीवार होता है जिसके ऊपर डिजीज़ तो लगेगी, मतलब वो इन्फेक्शन करती है पौधे के ऊपर, बट वो पौधा क्या करेगा, उसको टोलरेंट कर लेता है, मतलब सिम्टम अपीयरेंस नहीं होगा उसका, वो उस डिजीज़ को आराम से टोलरेट कर लेता है, ठीक है। उसी को टोलरेंट वेराइटी बोलते हैं। और रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी बोलते हैं? ऐसी वेराइटी जिसके ऊपर जो डिजीज़ है वो अटैक ही नहीं कर पाती, ठीक है, उसको रेजिस्टेंट वेराइटी। वो पूरी तरह जैसे मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर वेराइटी है वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है, कि वो उस डिजीज़ को उसमें कोज होने ही नहीं देगी, ठीक है, उसी को रेजिस्टेंट बोला जाता है। तो इसके कुछ एक वेराइटी है, जैसे पंखारी 203 हो गया, BM 66 हो गया, MB 68 हो गया, लाती सेल हो गया। ये सब कुछ है कि इसकी जो टोलरेंट वेराइटी है इनको आप याद कर लेना। IR 50 हो गया, CO 45 हो गया, जो कि डिजीज़ को टोलरेट करती है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल द वेक्टर इन द नर्सरी बाय एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरान। जो वेक्टर है, जो इंसेक्ट होता है, उसका सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो यही है कि हाँ वेक्टर को कंट्रोल किया जाए। तो वायरस को तो वैसे ही अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके वेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर होगा वो जितना ज़्यादा होगा उसकी मतलब जितना ज़्यादा वो फील्ड में फैलेगा उतने ही ज़्यादा और ज़्यादा क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, जैसे कार्बोफ्यूरॉन हो गया 160 ग्राम % के हिसाब से। और कब करना चाहिए? 10 डे आफ्टर सोविंग, मतलब सोविंग के 10 दिन के बाद में, ठीक है, होपर्स के कंट्रोल के लिए। फिर नेक्स्ट आता है स्प्रे फोस्फोमेडान 500 ml के हिसाब से, ठीक है, और मोनोक्रोटोफोस 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने को फील्ड में यूज़ करना चाहिए। और नीम ऑयल का भी अपने यूज़ कर सकते हैं 3%। और NSK नीम सीड जो कर्नेल एक्सट्रैक्ट होता है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, उसका 5% के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इसको क्या है कि अर्ली स्टेज में यूज़ करना चाहिए। जो नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है वो क्या है, एक टाइप से रिपेलेंट का काम करता है इंसेक्ट के, क्योंकि मतलब अगर आपने फील्ड में उसको डाल दिया, पहले अर्ली स्टेज में ही डाल दिया, तो वो क्या है, जैसे इंसेक्ट आएगा पौधे के ऊपर तो वो क्या है, रिपेल होगा। ये जो NSK है वो पौधे के ऊपर इसको अटैक ही नहीं करने देगा, ठीक है, मतलब पौधे को इसके ऊपर आने ही नहीं देगा। तो NSK 5% का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इसको आप घर पे भी बना सकते हो NSK को। वेक्टर इन द मेन फील्ड 15 एंड 30 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ये 15 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 30 दिन बाद अपने को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सेटअप लाइट ट्रैप, जो होपर होता है वो लाइट ट्रैप लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर होपर्स होंगे तो वो लाइट ट्रैप उनको किल कर देता है, ठीक है। टू मोनीटर द वेक्टर पॉपुलेशन, मतलब अपने इसकी पॉपुलेशन को पहचानने के लिए लाइट ट्रैप लगाते हैं, जिससे पता चल जाए कि अपने फील्ड में कौन से इंसेक्ट आए हुए हैं और कितनी उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने खेरा डिजीज़ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है राइस की, खेरा डिजीज़।
देखो बच्चों, अपने राइस की फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, अपने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे खैरा डिजीज़, जो कि एक नॉन पैरासाइटिक और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। नॉन पैरासाइटिक और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो ऐसी डिजीज़ जो कोई भी पर्टिकुलर जो मतलब पैथोजन जो बायोटिक एजेंट होते हैं, जैसे मतलब जो पैथोजन होते हैं, वो इसको कोज नहीं करेंगे। ये किनकी वजह से, या तो कोई न्यूट्रिएंट की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से, और इन कोई भी जैसे मतलब हो गया टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, इन सब की वजह से कोई न्यूट्रिएंट हो गया जो डिजीज़ कोज होती है प्लांट के ऊपर, तो उसको नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोई भी पैथोजन इसको कोज नहीं करेगा। अदर जैसे मतलब ये फैक्टर्स होंगे, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, इन सब की वजह से जो डिजीज़ होगी उन्हीं को नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, और किसकी वजह से होगा, ये जिंक की डेफिशिएंसी की होता है। जिंक जो अपना न्यूट्रिएंट है उसकी कमी की वजह से ये डिजीज़ होती है प्लांट्स के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार आपको ये खैरा डिजीज़ देखने को मिलेगी, जो कि बार बार ऐसा पूछा जाता है कि खैरा डिजीज़ किसकी कमी से होता है, तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, और हिस्ट्री देख लीजिए। सबसे पहले इसको कहाँ पे, जो तराई रीजन है यूपी का, वहाँ पे नोट किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और किसने किया था, जिंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, इसको वाई अल्नानी है जो, उसने 1966 में इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और यह लगभग 25% तक लॉस कर देती है प्लांट्स में। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स जो है वो यूजुअली 2 to 3 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 हफ्ते बाद ये सीडलिंग पे देखने को मिल सकते हैं, अगर कमी है फील्ड के अंदर जिंक की तो। और सिम्टम्स कैसे कैसे रहेंगे, डस्टी ब्राउन स्पॉट हो जाएगा प्लांट के ऊपर, छोटे छोटे मतलब स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, प्लांट जो है बोना रह जाता है, अनइवन प्लांट ग्रोथ हो जाती है, मतलब कुछ प्लांट बढ़ जाएंगे कुछ छोटे हो जाएंगे, इस तरह से ग्रोथ है वो अनइवन हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज स्पाइकलेट स्टेरिलिटी इन द राइस, जो स्पाइकलेट होगी, जो मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको स्पाइकलेट बोला जाता है, जो स्पाइकलेट है वो उसकी स्टेरिलिटी हो जाएगी, मतलब जो बंध्यता हो जाती है एक टाइप से, मतलब उसमें जो दाना होगा वो नहीं बन पाता। ठीक है, क्लोरेटिक मिडरिब, जो उसकी पत्ती होती है, जो उस पत्ती में जो मिडरिब होती है वो उसके अंदर क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब वो पीली सी पड़ जाएगी, और उसमें मतलब कि पैचेस से अपने को देखने को मिल सकते हैं येलो ग्रीन कलर के, पर्टिकुलरली नियर द लीफ बेस, जो लीफ बेस होता है वहाँ से जो मतलब जो मिडरिब निकलती है तो उसके ऊपर अपने को पैचेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लीफ ब्लेड जो साइज़ होता है लीफ ब्लेड का, जो पूरी मतलब जो लेमाइना भी बोल सकते हैं, जो लीफ ब्लेड होती है उसका साइज़ है वो कम हो जाएगा, मतलब पत्ती जो ओवरऑल जो पत्ती होती है वो छोटी रह जाती है, मतलब एक टाइप से उसका साइज़ है वो अच्छे से वो पत्ती ग्रोथ नहीं कर पाएगी, साइज़ उसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स रहेंगे। ये देखिए कैसे पत्ती पे छोटे छोटे स्पॉट पड़ रहे हैं, और पत्ती का साइज़ भी सही से नहीं है, ये देखिए प्लांट ऐसे बोना सा रह रहा है। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स रहेंगे। फिर है नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट, किस तरह से डिजीज़ को अपने मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ द राइस फील्ड विद 0.4% ZnSO4, जो राइस का फील्ड है उसको 0.4% जिंक सल्फेट के 0.4% के हिसाब से जिंक सल्फेट का यूज़ करना चाहिए बिफोर सोइंग और सीडलिंग, मतलब सोइंग से पहले ही, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो इसको पहले से ही यूज़ किया जाएगा फील्ड के अंदर। ठीक है, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग गिवन एफिशिएंट कंट्रोल। ठीक है, ये मतलब ZnSO4 का अगर यूज़ करेंगे अपने फील्ड के अंदर तो ये अपने आप ही वो डिजीज़ आएगी ही नहीं उसके अंदर। स्प्रेइंग विद 0.4% ZnSO4 प्लस 2% यूरिया इसके अंदर मिला के अपने स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। और जो जिंक एफिशिएंट वेराइटी है उनको ग्रो करना चाहिए
अपने फील्ड में। और जिंक सल्फेट 25 to 30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सोइल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं उसमें पडलिंग के टाइम में, ठीक है। राइस में पता है आपको पडलिंग करते हैं तो उस टाइम पे अपने जिंक सल्फेट 25 to 30 kg के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। थैंक यू क्लास।